तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 24 पार्ट ए। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि व्हेन द गिवन नेटवर्क सेटिस्फाई द रेसिप्रोसिटी, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो नेटवर्क है रेसिप्रोसिटी को सेटिस्फाई करता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ये वाला जो ए है इसको कैपिटल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए जो भी मान लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब ये आपका एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि I1 करंट पे डिपेंड कर रहा है, बट I1 के साथ साथ इसके बाहर कुछ कांस्टेंट मौजूद है, वो कांस्टेंट आपको निकालना है। तो दोनों ही मैश में हम मैश इक्वेशंस लगाते हैं, ओके, KVL लिखते हैं। तो I1 इधर करंट है इस वाले मैश में, I2 इसमें करंट है। क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स V2 है तो ये इस करंट सोर्स के अराउंड वोल्टेज V2 है, और ये करंट सोर्स I2 करंट आपका एमिट करते हुए दिखाया गया है। तो ये एमिट कर रहा है और इधर आपका वोल्टेज, इधर भी करंट मौजूद है जो आपका अभी तो इसका गिवन करंट की वैल्यू नहीं दी है, बट इसमें हम मान रहे हैं कि I1 करंट इस वाले लूप में आपका चल रही है और इसकी वैल्यू, इसके अराउंड वोल्टेज की वैल्यू V1 है, ओके। तो एक तरीके से ये आपका क्या बन गया, एक तरीके से टू पोर्ट नेटवर्क, ये दोनों तरफ V1 I1 और आपका V2 I2 इस तरीके से है। तो V1 इक्वल टू लिखते हैं, तो V1 इक्वल टू लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 3 टाइम्स I1। क्यों, एक तो ये 2 ओम का रजिस्टेंस है और एक ये 1 ओम का रजिस्टेंस है, तो ये 3I1 इससे आ गया। फिर आपका ये जो वोल्टेज सोर्स है तो 0.5 V1 आ गया। फिर आपका ये वाला वोल्टेज सोर्स है, ये आ गया A इंटू I1, और क्योंकि ये वाली I2 करंट इधर फ्लो कर रही है तो इसमें 2 करंट हो गई, एक तो I1 और एक I2, तो I2 भी आ जाएगा क्योंकि 1 इंटू I2। तो ये इक्वेशन 1 बनाई V1 इक्वल टू। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ गया 2I1 3 प्लस A, ओके, और प्लस 2I2, इस तरीके से ये आपका आ गया। यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपको हो जाएगा V1 इक्वल टू 6 प्लस 2A I1 और प्लस 2I2, ओके। I2 वाला आपका टर्म अलग हो गया और ये आपका I1 वाला टर्म अलग हो गया। और ये 2 कहाँ से आया, ये 2 यहाँ से आया कि जब आप इस 0.5 V1 को इधर से इधर ले जाएंगे तो आपका इस LHS वाली साइड में आपका 0.5 V1 बच जाएगा। तो जो 0.5 होगा वो दूसरी जगह जाके इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों केस में, तो इसलिए फर्दर इसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपकी V1 की इक्वेशन आ गई पूरी, ओके। इसको कंपेयर कर लेंगे आपका V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 से, ओके। तो ये कंपेयर करेंगे। अब यहाँ से कंपेयर करो, आप डायरेक्ट A की वैल्यू मत निकालो क्योंकि Z11 तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि उन्होंने रेसिप्रोसिटी कहा है। अगर वो सिमेट्रिसिटी कहते तो हम Z11 की वैल्यू को Z22 से कंपेयर कर लेते हैं, बट उन्होंने रेसिप्रोसिटी कहा है, इसका मतलब हमें Z12 और Z21 का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए V2 लिखो, तो V2 को जब लिखोगे तो V2 इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि I1 प्लस I2 इस वाले आपके रेजिस्टेंस में जा रहे हैं, तो इंटू 1 प्लस आपका ये A इंटू I1, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे मौजूद हो जाएंगे। तो इसको भी एक तरफ लिख लो A प्लस 1 I1 और I2, इसको कंपेयर करोगे, इसका मतलब कि Z21 जो है वो आपका A प्लस 1 के इक्वल है। तो देखो यहाँ से लिखा है Z21 इक्वल टू A प्लस 1 और Z12 इक्वल टू 2, और आपको पता है कि दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए अगर रेसिप्रोसिटी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब कि A प्लस 1 इक्वल टू 2, इसका मतलब कि A की वैल्यू है 1। तो इस तरीके से A की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व करी। तो बेसिक जो नेटवर्क है KVL मैश ये सब आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि व्हेन टू आइडेंटिकल नेटवर्क आर कैस्केडेड, तो ये याद रखेंगे आइडेंटिकल बोल रहा है, ओके। उन्होंने जो Z पैरामीटर की ये मैट्रिक्स दी है वो केवल एक के लिए दी है, जबकि जो नेटवर्क है दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दो अलग अलग पोर्ट 2 पोर्ट नेटवर्क है, ओके, ये याद रखेंगे। और आपकी जो पैरामीटर्स हैं वो चारों ही आपको 1 के इक्वल है, Z11 Z22 Z12 Z21 इक्वल टू 1। तो फाइंड इक्वेशन Z पैरामीटर फॉर वन ऑफ द 2 पोर्ट नेटवर्क्स, Z पैरामीटर्स आर इक्विवेलेंट। तो वो बोल रहा है कि किसी भी एक नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट Z पैरामीटर निकालो आप, और जब आपको दोनों ही जो 2 पोर्ट नेटवर्क है उसका Z पैरामीटर कुछ इस तरीके से दिया है, ओके। तो ये 1 1 1 1 आपको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे कि इसको T नेटवर्क के फॉर्म में लिखेंगे पहले, ओके। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको T नेटवर्क के फॉर्म में लिखेंगे। अब क्योंकि हमें ये पता है, हम ये देखो, ये हमने सिंपल जो आपका T नेटवर्क है उसको लिया है स्टडी करने के लिए कुछ इस तरीके से। यहाँ ZA है, ZC है, ZB है, तो ZA जो होता है वो Z11 माइनस Z12 के इक्वल होता है ये, ओके। और इक्वल टू 0 क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने 2 पोर्ट को जोड़ा हुआ है, ओके। और दूसरी बात क्या हो गया कि जब आप इसमें वैल्यू लगाएंगे Z11 Z12 तो ये 0 दे ही देगा, और 0 का क्या मतलब है, आपका ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद बात करते हैं ZC की, ZC Z22 माइनस Z12, ये भी आपको 0 दे देगा, ये भी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। बस केवल ZB जो है वो आपका किसके इक्वल है, Z12 Z21 के इक्वल है, और वो आपका दोनों ही वैल्यू 1 है। तो
इसकी वैल्यू 1 रहेगी। इसका क्या मतलब कि अगर आप इन z पैरामीटर की वैल्यूज़ को उठा के एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करो, जैसे कि टी टाइप का नेटवर्क बनाने की कोशिश करो, और वो भी दो अलग अलग हो, दोनों को एक साथ जोड़ो, तो वहाँ पे आपका ZA और ZC मौजूद ही नहीं होगा। ठीक है, ये याद समझने वाली बात है, याद रखने वाली। वहाँ पे आपका ZA और ZC मौजूद ही नहीं होगा, ओनली ZB मौजूद होगा। ओके, जब आप Z11, Z22, Z12, Z21 इक्वल टू 1 वैल्यू को उठा के बनाते हो, तो ये शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है कि आप एक नेटवर्क तो आप ये बनाओ जो मैंने ये बॉक्स में कर दिया ZB, इसके इधर जो ये चीज़ है इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, इधर वाले को भी शॉर्ट सर्किट कर दो, और बाकी तो इनको ये जोड़ दिया है। फिर इधर एक बॉक्स बनाओ और इसमें भी इधर वाले को शॉर्ट सर्किट और इधर वाले को शॉर्ट सर्किट। तो ये एक्चुअल में क्या बना कि ZB दो अलग अलग है, दोनों पैरेलल में है। ZB डैश का क्या हो जाएगा 1 पैरेलल 1 आपको क्या दे देगा 1/2 या 0.5। तो ZB डैश जो है आपका इक्विवेलेंट ZB डैश वो आपका किसके इक्वल हो गया 1/2। ओके, तो इससे क्या निकाल लो ZA डैश और ZC डैश। अब ZA डैश ZC डैश आपके मौजूद ही नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, तो वो 0 के इक्वल हो गया। तो फाइनली हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा ये देखो हमने किया क्या कि Z11, Z22, Z12, Z21 को हमने यूज़ ना करके हमने इनको ZA, ZB और ZC में ट्रांसफॉर्म कर लिया। फिर इसको हमने दो अलग अलग नेटवर्क में जोड़ दिया, इन्हीं के पैरामीटर को, ये जो टी नेटवर्क है दो अलग अलग को जोड़ दिया, उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकाली और फिर से उसको वापस से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमें तो चाहिए Z इक्विवेलेंट पैरामीटर। तो Z11, Z22, Z12, Z21 ये हमें चाहिए। तो इनको चाहिए तो आपको ZA डैश ZB डैश का यूज़ करना पड़ेगा। अब क्योंकि तीनों ही फॉर्मूले में आपका ZB डैश आ रहा है और ये तो ZB डैश के इक्वल ही है, तो तीनों की वैल्यू आपकी 1/2 ही हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा सॉल्व हो गया। तो पहले हमने क्या किया, उल्टा ट्रांसफॉर्म किया। पहले हमने उसको टी टाइप के नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म किया जहाँ पे ZA, ZB, ZC था, उसको इक्विवेलेंट निकाला और फिर से उसको Z11, Z22, Z12, Z21 में फर्दर ट्रांसफॉर्म किया। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको सेम चीज़ करनी है, बट यहाँ पे हमें y पैरामीटर दिया है। ओके, तो पहले इसको पाई में ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर पाई और पाई का इक्विवेलेंट निकालेंगे। ओके, फिर से इसको y में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, पर यहाँ पे वैल्यूज़ में 1, -1 और 1 ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फिल्टर्स। अभी फिल्टर्स नहीं, नेटवर्क फंक्शन शुरू होगा, उसके पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द नेटवर्क शोन। जो आपको नेटवर्क दिया गया है इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा है कि जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वो 1 टाइम कांस्टेंट के इक्वल होती है, या बोले तो टाइम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होती है। अगर आपको किसी सर्किट की नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो आप उसका टाइम कांस्टेंट निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल कर दो। बट ये कंडीशन अप्लाइड वाली चीज़ है कि इफ़ ओनली C और ओनली L आर प्रेजेंट ओके इन द सर्किट देन यूज द अबव स्टेटेड फार्मूला। अगर सर्किट में या तो केवल L और या तो केवल कैपेसिटर या तो केवल इंडक्टर मौजूद है, तभी आप इस फार्मूले को लगाओ कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट, वरना इस फार्मूले को नहीं निकाल सकते, लगा सकते। ओके, तो ये चीज़ हो गई। हाँ, ये चीज़ हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, फिर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे वो देखते हैं। और फिलहाल जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ पे तो देखो, ये आपका एग्जाम्पल बोलो या क्वेश्चन जो भी बोलो, यहाँ पे आपका केवल ये 1 हेनरी का इंडक्टर गिवन है, बाकी 3 ये रजिस्टर है और आपका VS वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको R/L निकालना है, तो आपका टाइम कांस्टेंट निकल आएगा और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकल आएगी। तो निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, और पहली बात तो L/R होता है, तो वो रेसिप्रोकल पहले से किया हुआ है, तो आपका ये जो आंसर आएगा यही आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ओके, तो ये देखते हैं कि R इक्विवेलेंट निकालेंगे 7 ओम। कैसे, इसको शॉर्ट कर, तो जब R इक्विवेलेंट को निकालो तो क्या हो जाएगा 3 और 6 पैरेलल में, जो आपको दे देगा कितना देगा 2 ओम, और 2 5 ओम के संग सीरीज में तो वो 7 दे देगा, तो 7/1। तो ये 7 आपका ओम नहीं, 7 आपका हर्ट्ज, नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकल के आ गई। ओके, ये तो सिंपल सी बात हो गई कि जब आपको इस तरीके से दिया है और उन्होंने बता दिया है कि कंडीशन में कि ईदर इंडक्टर और ईदर सिंपली कैपेसिटर इज सिंगल प्रेजेंट है, तो ठीक है। बट अगर ऐसा ना हो तो अदरवाइज, तो इस केस में क्या करना है, V या फिर यूज़ या फाइंड F0, ठीक है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालो। तो अगर आपको ऐसा कोई केस गिवन है जहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों मौजूद है, और हमने रेजोनेंस तो डिटेल में पढ़ाई है, इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर आपका रेजोनेंस ही था, मैग्नेटिक कपलिंग सर्किट से पहले वाला रेजोनेंस, तो वहाँ पे हमने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालना सीखा था। तो आपको F0 निकालना है, वहाँ पे क्या है, जब L एंड C दोनों ही मौजूद होंगे तब आपको करना है। ओके, अगर केवल कैपेसिटर भी मौजूद है या तो केवल इंडक्टर ही मौजूद है, तो आप डायरेक्ट टाइम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल से नेचुरल फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हैं।
अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नेटवर्क फंक्शंस को देख रहे हैं। नेटवर्क फंक्शंस और नेटवर्क पैरामीटर्स या टू पोर्ट पैरामीटर्स में अंतर है, वो चीज़ देखेंगे। ओके, सबसे पहले ये एक टू पोर्ट नेटवर्क है सिंपल सा, इसमें ये जेड इन है, ओके, इम्पिडेंस जेड इन इनपुट साइड वाला, और ये आपने लोड रजिस्टर ले लिया है। अगर इस तरीके का केस है, ओके, तो वहाँ पे देखो ये हाँ, ये आपका अलग चीज़ है, और ये नीचे तो फिर आपका ये है ही नेटवर्क फंक्शंस। तो अगर इस तरीके का केस है, मतलब क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क है, आपको जेड इनपुट या फिर इनपुट इम्पिडेंस निकालना है, बट आपको आउटपुट में एक लोड रजिस्टर भी जोड़ दिया है, सिंपल। तो आप कैसे लिखोगे, जेड इन द टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर अगर आप लिख रहे हो, इफ़ RL इज गिवन, तो ARL प्लस बी और CRL प्लस डी। तो आपको ये याद रखना है कि आपका A प्लस बी और C प्लस डी के फॉर्म में यहाँ RL और आ जाएगा। तो सिंपली आप जेड इन निकाल रहे हो, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। ओके, तो ये एक पॉइंट और हो गया। अब बात कर लेते हैं नेटवर्क फंक्शंस की। तो पहली बात यह है कि नेटवर्क फंक्शन से टू पोर्ट या पैरामीटर्स या फिर नेटवर्क पैरामीटर्स में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे कोई भी प्री डिफाइंड कंडीशंस नहीं होती, या चाहिए भी नहीं, नो प्री डिफाइंड कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। सिंगल पोर्ट की बात करेंगे तो जैसे ये है, ओके, इसमें V वोल्टेज है और ये आपका करंट इसके अंदर जा रही है और फिर इसी से बाहर भी आते हुए दिखेगी, सिंगल पोर्ट हो गया। और अगर डबल पोर्ट की, टू पोर्ट की बात करेंगे तो ये कुछ उसी तरीके का हो गया। तो ये बनता तो कुछ वैसा ही है, बट चीज़ें यहाँ पे अलग है। ओके, जो नेटवर्क फंक्शंस हैं उसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। नेटवर्क फंक्शंस रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम नेटवर्क पैरामीटर। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, बेसिक जो चीज़ है कि आपका यहाँ पे नेटवर्क फंक्शंस के अंदर अगर हम बात करें इम्पिडेंस और एडमिटेंस दोनों की, जैसे कि ZS इजकल टू V/I, YS इजकल टू I/V, ठीक है, ये इम्पिडेंस है ऊपर वाला, ये एडमिटेंस है, तो दोनों को ही हम इमिटेंस भी बोल देते हैं कभी कभी। ओके, कंबाइंड दो वेज में दोनों को, इम्पिडेंस एंड एडमिटेंस को आप इमिटेंस भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इमिटेंस। ओके, तो नेटवर्क फंक्शंस के अंदर ऐसा करते हैं। अब ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि ग्रुप के नेम की बात करते हैं, जैसे कि वहाँ पैरामीटर्स हुआ करते थे। ओके, जैसे Z पैरामीटर के अंदर Z11, Z12, Z21 और Z22 4 पैरामीटर्स थे, तो चारों का अलग नाम था, ड्राइविंग पॉइंट, ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस फंक्शन या इम्पिडेंस, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी अलग अलग नाम के आपके नेटवर्क फंक्शंस है, जैसे कि पहला ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन। ओके, यहाँ पे इम्पिडेंस फंक्शन के नाम का केवल एक ही है। फिर ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस एक और हो गया। उसके बाद आपका ट्रांसफर इम्पिडेंस रेशियो एक है और एक ट्रांसफर एडमिटेंस रेशियो हो गया। ये तो सिंपल नाम वाले हो गए। जैसे कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन की बात करेंगे तो वो आपका ये हो गया। उसके अंदर दो अलग अलग केस आते हैं। कैसे? ये ग्रुप 1 है, Z11 और Z22 दोनों ही यहाँ पे मौजूद है। ओके, तो ये पहला ग्रुप जो है इसी को ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस फंक्शन बोलेंगे। ये आपका V/I के इक्वल है और ये V/I के इक्वल ये भी है। ओके, यहाँ पे चेंज नहीं आता। ये आपका Z है तो ये हमेशा V/I इसी की तरह लिखा जाएगा। तो ये V1/I1 और ये V2/I2, इनको लिखने के लिए किसी भी चीज़ को जीरो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा क्या है? ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस फंक्शन। तो यहाँ पे ये ले लेंगे एडमिटेंस में, ग्रुप 2 है, Y11 और Y22। तो Y11 मतलब I1/V1, Y22 मतलब I2/V2, इस तरीके से। देखो अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने 2 पोर्ट पैरामीटर पढ़े, पर अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। नंबर 3 देखते हैं, ट्रांसफर इम्पिडेंस रेशियो। ओके, इम्पिडेंस शब्द है मतलब ये Z के फॉर्म में होगा। तो ये Z12 और Z21 जो बच गए ये आपके थर्ड ग्रुप में आते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे जो Z12 है यहाँ पे V2 को हम ऊपर लिख रहे हैं और I1 को नीचे लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया। कैसे? जब Z12 लिखते हैं हम 2 पोर्ट के लिए तो वहाँ पे Z1 जो ये अंदर वाली चीज़ है ये न्यूमरेटर में रहती है, मतलब ऊपर हमें V1 लिखना चाहिए था, ओके, ना कि V2। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस क्रिएट हो गया कि यहाँ का जो Z12 है और जो आपका Z12 2 पोर्ट नेटवर्क या Z पैरामीटर का है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 1 भले ही इधर है बट ऊपर V2 लिखेंगे और नीचे I1 लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे। ओके, इसी तरीके से Z21 लिखेंगे तो ऊपर V1 और नीचे I2 अपोजिट। तो ये आपका थर्ड ग्रुप हो गया। फिर इसी तरीके से आपका ट्रांसफर एडमिटेंस रेशियो है। तो ये जो Y12 और Y21 बच गया उसके फॉर्म में है। यहाँ पे फिर से अपोजिट। वहाँ पे क्या होता था, जितने भी 2 पोर्ट पैरामीटर है उसमें मतलब ये जो पहला शब्द होता है ना Y1, पहला सबस्क्रिप्ट है, तो ये जो 1 मौजूद है इसका मतलब कि ऊपर वाले टर्म में 1 आना चाहिए, मतलब I1 V1 कुछ भी। पर यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ Y1 2 है तो ऊपर I2 आएगा और नीचे V1 आएगा। ओके, मतलब हमेशा जो एडमिटेंस रेशियो रहेगा वो I/V ही रहेगा और हमेशा जो इम्पिडेंस का रेशियो रहेगा वो V/I ही रहेगा। ये तो 4 बेसिक ग्रुप हो गए। फिर आपका 5th ग्रुप है जो ये पिंक से बना हुआ है, ट्रांसफर करंट रेशियो। तो इस ग्रुप में दोनों ही वैल्यू करंट का रेशियो होंगी। कैसे?
अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2 1। तो यहाँ पे 1 पहले है तो यहाँ पे I2 ऊपर है, और यहाँ पे 2 पहले है तो यहाँ पे I1 ऊपर है। सिंपल है करंट का रेशियो। और किस तरीके से लिखेंगे इनके नाम के अपोजिट वे में लिखेंगे, अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2 1। ओके, और नेटवर्क फंक्शंस के लिए आप Z11 को इक्वल टू 1/Y11 लिख सकते हैं, बट ऐसा आप कहाँ नहीं लिख सकते, नेटवर्क पैरामीटर के लिए नहीं लिख सकते। ये देखो लिखा हुआ है कि फॉर नेटवर्क पैरामीटर, इसको मैं लिखूँ, फॉर नेटवर्क पैरामीटर Z11 इज़ नॉट इक्वल टू Y11। तो आपको ये याद रखना है, बट नेटवर्क फंक्शंस के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। लास्ट ग्रुप है आपका ये जो ग्रीन से बना हुआ है बॉक्स में, ट्रांसफर वोल्टेज रेशियो, तो उसका नाम ही है वोल्टेज रेशियो, तो आपको इसके रेशियो में वोल्टेज ही मिलेगा, बट अपोजिट फॉर्म में। कैसे, जैसे G21 है तो 2 पहले है, मतलब V1 ऊपर कर देंगे इसका अपोजिट, और V2 नीचे कर देंगे, और ऐसे G12। देखो 6 ग्रुप हो गए, 2 Z के, फिर से 2 Z के, 2 Y के, 2 Y के, 2 अल्फ़ा और 2 G, कैपिटल G। और यहाँ पे ये इन्होंने बताया गया है भाई, ठीक है, रिवाइज किया कि फॉर नेटवर्क पैरामीटर की बात करें तो Z11 होता है V1/I1, बट I2 को जीरो करने से ओपन सर्किट कंडीशन वहाँ पे रिक्वायर्ड है, और Y11 है जो होता है वहाँ पे I1/V1, V2 को जीरो करने से मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन रिक्वायर्ड है। अब क्योंकि ये दोनों कंडीशन डिफरेंट है, एक ओपन सर्किट है, एक शॉर्ट सर्किट है, इस वजह से हम इनका जो ये रेशियो है इन्वर्स, इसको ये लिख नहीं सकते कि दोनों इक्वल है, ये हमेशा नॉट इक्वल रहेगा। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, नेटवर्क फंक्शंस को निकालने के लिए आपको किसी को जीरो करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए Z11 को आप Y11 के रेसिप्रोकल के इक्वल लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टू डिज़ाइन अ नेटवर्क साइमल्टेनियसली 4 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। एक नेटवर्क को बनाने के लिए आपको 4 पैरामीटर की ज़रूरत है। एग्जाम्पल की बात अगर कर लें, जैसे T नेटवर्क बनाना है तो आपको Z11, Z22, Z12, Z2 चारों ही चाहिए, जहाँ से आप ZA, ZP और ZC को निकाल सकते हैं। बट यूजिंग ओनली वन नेटवर्क फंक्शन, आप केवल एक नेटवर्क फंक्शन का इस्तेमाल करके आप पूरा एक कंप्लीट नेटवर्क को बना सकते हैं। ओके, तो एक नेटवर्क फंक्शन का मतलब क्या है कि एक नेटवर्क फंक्शन 2 पैरामीटर का ग्रुप है। आप ये जो ग्रुप है ना 2 का, तो ये इनपुट आउटपुट दोनों ही की आपको कंडीशन बता रहा है, तो इसलिए एक नेटवर्क फंक्शन का यूज़ करके हम पूरा वो बना सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, और फिर आपका फिल्टर्स वाला टॉपिक आ जाएगा, नेटवर्क फंक्शंस खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया गया है R/Ls, ठीक है, 1/CS और V0S। तो हमें यहाँ पे V0S की वैल्यू निकालनी थी, तो सीधे से V0S क्या है, वोल्टेज डिवीजन यहाँ पे लगा देते हैं और कुछ भी नहीं करना। तो VIS इंटू जो वोल्टेज डिवाइड होगा इसके अंदर, उसको न्यूमरेटर में लिखना है। ओके, तो ऊपर 1/CS और नीचे तीनों का सम, ईजी सा है। ओके, वोल्टेज डिवीजन। ऐसे ही यहाँ पे आपको अगर निकालना है, यहाँ पे भी सेम वही VIS, पर यहाँ पे ऊपर जो है ये 2 सीरीज़ में R और 1/CS, तो ऊपर आप इन दोनों को लिख दो और नीचे फिर से तीनों का सम। तो इस तरीके से वोल्टेज डिवीजन लगा के आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 25 लेते हैं, राइट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। आपको ट्रांसमिशन मैट्रिक्स यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे क्या है कि एक आपको ये Y बॉक्स बना हुआ है, एक Z, 2 एलिमेंट है, कि एडमिटेंस का एलिमेंट है, एक ये इम्पिडेंस का एलिमेंट है। इधर I2 करंट जा रही है, इधर I1 करंट जा रही है, इधर आपका शॉर्ट है, इधर कोई वोल्टेज नहीं दिया है। ओके, तो ABCD की जब हम मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो वेयर D इज इक्वल टू, पहले D की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे जो मेन पॉइंट वो कहना चाह रहे हैं कि डोंट ब्लाइंडली फाइंड ऑल 4 पैरामीटर्स, गो फॉर 1 और 2 फर्स्ट एंड, ठीक है, पहले 1 या 2 ही निकालो। देखो ये कब है ना, जब आपको ऑप्शंस गिवन हो। ये स्मार्ट चॉइस बता रहे हैं कि जब आपको ऑप्शंस गिवन है, व्हेन ऑप्शंस आर गिवन, तो आप क्या करो, 1 या 2 निकालो और उसको मैच करके देखो, फिर आप बाकियों पे जाओ। तो इसीलिए जैसे हमने सबसे पहले D को ही निकालने की कोशिश करी, D इज़ माइनस I1/I2, और जब V2 को जीरो कर देंगे, V2 को जीरो कर देंगे मतलब देखो ये किया ही हुआ है शॉर्ट सर्किट, तो V2 को जीरो किया, तब आप I1 और I2 का रेशियो निकालो। I1 और I2 का रेशियो निकालने के लिए हमने क्या किया, करंट डिवीजन लगा दिया ये, तो I2 इक्वल टू I1 और 1/I इधर ये, और अपॉन इनका सम Z प्लस 1/I। तो इसी को यूज़ कर लेंगे। तो इसको देखो माइनस तो इसमें ऑलरेडी है, इस I1 को इसके नीचे ले जाएंगे, तो D क्या हो जाएगा, Z प्लस 1/I अपॉन 1/I। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा 1 प्लस YZ, और इसको आप मैच कर लेंगे ऑप्शन से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन 34 एक, यहाँ पे क्या है कि आपको Z11S निकालना है और Z22S निकालना है। ओके, Z11S मतलब इनपुट वाली साइड में, इधर से अगर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लेंगे, Z11S के लिए आपका R1 और R2 को सीरीज़ में लेंगे, और आपका वो इसके संग पैरेलल में है। आपको ये याद रखना है, जब आप इनको निकाल रहे हैं तो आप R1 और R2 को सीरीज़ में लें। ओके, और उसको फिर इस वाले L के संग पैरेलल में रख दें, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल सकते हैं। R1 प्लस R2 इंटू LS, और नीचे तीनों का सम, जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है कि X इंटू वाई अपॉन X प्लस वाई, तो ये वही फार्मूला यहाँ पे लगाया है। बट आपको याद रखना है कि आपको किसका सीरीज़ लेना है।
आप अगर इधर वाली उस साइड से निकाल रहे हो ना, तो आपको इधर का सीरीज लेना। ऑब्वियस ही बात है कि ये ओपन सर्किट है, जब आप इधर से देख के निकालोगे तो ये दोनों सीरीज में और फिर इसके संग पैरेलल में। अब आप इधर से देख के निकालो Z22 इस वाले केस में, तो जब आप इधर से देख रहे हो तो R2 और पैरेलल इन दोनों का, ये दोनों सीरीज में हो गए LS और R1, क्योंकि इधर ये ओपन है। तो ये तो बहुत सिंपल सा केस है। Z22 निकालते वक्त R1 + LS इंटू R2 और नीचे तीनों का सम, ठीक है। आपको देखना है, याद रखना है कि तीनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम ही है। ये फिगर वही था, बट एक बार हमने Z11 निकालने की कोशिश करी और इस बार हमने Z22 निकालने की कोशिश करी। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन 36 की। ये कुछ इस तरीके से हमें 2 पोर्ट दिया है, ABCD है, पर हमने उसमें एक 1 ओम का रेजिस्टेंस उसके A में जोड़ दिया और इधर हमने न्यू टर्मिनल्स बना दिए E और F। तो अब हमें इनके बीच में बताना है कि क्या वैल्यू होगी। अब आप ये देखो कि ये आपका Z पैरामीटर है एक तरीके से। जब आप इसको बनाओगे, ओके, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाओगे, तो आप देखोगे कि जो 1 ओम हम जोड़ रहे हैं जिन टर्मिनल्स के बीच में, तो वो केवल जो चेंज क्रिएट कर रहा है वो Z11 में क्रिएट कर रहा है। मतलब वो किसी भी तरीके से बाकी किसी पैरामीटर में चेंज क्रिएट नहीं कर रहा। ओनली 1 ओम रेजिस्टेंस विल मेक चेंजेस ओनली इन Z11। तो इसीलिए इसकी न्यू जो आप Z मैट्रिक्स लिखोगे तो उसमें केवल Z11 में 1 को प्लस कर दो सीरीज में और बाकी सब एज इट इज लिख दो। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि वही आपने क्या लिया है कि RL 100 ओम का आपने लोड रजिस्टर जोड़ दिया है, बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से सेम है, और आपने एक सोर्स रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया है। ओके, Y पैरामीटर आपको दिया है 0.1, 0.01, -0.01 और 0.1। यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू निकालनी है। ओके, V2/V1 की वैल्यू हमसे पूछी थी। V2/V1 की वैल्यू क्या होगी इस केस में, जब हमने इनको RL और RS को अलग से जोड़ दिया तब। ओके, तो यहाँ से क्या लिख लेते हैं कि इक्वेशन 1, पहले तो I2 को लिखते हैं। I2 क्या हो गया इस वाले उसमें, I2 करंट क्या है कि इस सर्किट के अंदर, इस लूप के अंदर फ्लो कर रही है। तो इसका वोल्टेज आपको पता है V2 और रेजिस्टेंस पता है, तो विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस हम करंट को निकाल सकते हैं। तो करंट को निकालेंगे तो I2 = -V2/100, ठीक है। V/I, I क्या होता है R के इक्वल होता है, तो V/R, तो -V2/R। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी I2 = जब हमने Y पैरामीटर होते हैं उससे यूज़ कर लिया, तो I2 = Y21V1 और Y22V2, ये कर दी। अब क्या है, हमें I2 का एलिमिनेट करना है, क्योंकि फाइनली हमें V2 और V1 का रेशियो निकालना है। तो हमें ऐसा करना है, ऐसी इक्वेशंस निकालनी है जो कि I1 I2 के इक्वल हो, उसमें से I1 I2 को हम एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ है, Y21 की वैल्यू यहाँ से उठा लो, Y22 की वैल्यू यहाँ से उठा लो, जो भी वैल्यू है, और यहाँ पे I2 को हम रिप्लेस कर देंगे -V2/100 से, जो कि इधर से आ रहा है। तो जब आप इस इक्वेशन में आंसर लगाने की कोशिश करोगे, इस इक्वेशन में लगाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमें -V2/100 = ये पूरी इक्वेशन जिसमें Y21 और Y22 की वैल्यू हमें पता है, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो फर्दर आपका आंसर आ जाएगा -1/11। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे 24 पार्ट भी फिल्टर्स।